उस दिन सुबह सुबह रामधन की दुकान पर हंगामा मचा हुआ था। उसकी डेयरी से दूध खरीदने वाली कांताबाई उसे बुरा भला कह रही थी। अरे जब तुमने महंगाई बढ़ने पर दूध की कीमत बढ़ा दी तो फिर दूध में इतना पानी क्यों मिलाते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? हम तुम्हारे इतने सालों पुराने ग्राहक हैं और हमारे साथ ऐसा करते हो। अरे कैसी बातें करती हैं माँ जी, मैं भला दूध में पानी क्यों मिलाऊंगा? जब आप मुझे बढ़ी हुई कीमत दे रही हैं, तो फिर मैं ऐसी नीच हरकत क्यों करूंगा? वो ही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसी घटिया हरकत कर ही क्यों रहे हो? अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, आप इतने सालों से मुझसे दूध ले रही हैं, क्या कभी ऐसी शिकायत पहले आई? नहीं, ये तो पिछले ही कुछ दिनों से हो रहा है। यही तो सोचने की बात है माँ जी। इसका मतलब है कि बेईमानी हमारे यहाँ नहीं कहीं और हो रही है। और कहीं और क्या, दूध आपके घर में जाता है तो आपके घर में ही कहीं कोई हेरा फेरी हो रही है। अरे जाइए माँ जी, अपना घर संभालिए, इस तरह दूसरों पर लांछन लगाना सही नहीं होता। ये सुनकर कांताबाई चुप हो गई। दूध वाले रामधन ने उसके दिमाग में शक का बीज डाल दिया था। और शक का बीज तो ऐसा होता है कि उसका विशाल वृक्ष बनते पल नहीं लगता। कांताबाई घर की ओर चल रही थी, पर उसके दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि आखिर हेरा फेरी हो कहाँ रही है। अचानक उसके दिमाग में आया कि उसकी नई बहू ज्योति ने जब से रसोई संभाली है तभी से ये हो रहा है। वो चलते चलते रुक गई। हाँ, ये ज्योति ही है। इस बहू ने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं भी देखती हूँ इसको। बहू को मजा चखाने का प्रण करके कांता तेज कदमों से घर की ओर बढ़ चली। घर पहुँचते ही वो गुस्से से उबलने लगी। ज्योति कहाँ है? अरे कहाँ मर गई? ज्योति ने रसोई से आवाज दी। मैं यहाँ हूँ माँ जी। कांता गुस्से से भरी रसोई में दाखिल हुई। ये आटा गूंदना छोड़ और पहले मुझसे बात कर। जी माँ जी। तू मुझे ये बता, ये क्या नाटक शुरू कर रखा है तूने? दूध में इतना पानी क्यों मिलाती है तू? हाँ, ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं दूध में पानी क्यों मिलाऊंगी? देख, घर में कोई नौकर है नहीं, रसोई तू संभालती है। तू नहीं मिलाती तो कौन मिलाता है? अपने पीने के लिए प्योर दूध निकालकर पानी मिलाकर पतला दूध मुझे दे देती है। ये क्या कह रही है आप माँ जी? मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा रही है। रो रो कर सच्चा होने की जरूरत नहीं है। पर मैं तो सच्ची बोल रही हूँ माँ जी। मैं अपने ही परिवार के साथ ऐसा क्यों करूँगी? आज तक किसी बहू ने ससुराल को अपना परिवार समझा है क्या? ससुराल में कदम रखते ही हर बहू का एक ही काम होता है, पति के रिश्तेदारों को दुश्मन साबित करना। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं देवी माँ की कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे तू झूठी, तेरी कसम झूठी। चल भाग यहाँ से। माँ जी। ज्योति रोते हुए रसोई से बाहर निकली और देवी माँ के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। घर में बने मंदिर में ज्योति रोज दुर्गा माँ की पूजा करती थी। ये छोटा सा मंदिर वो अपने मायके से अपने साथ लाई थी। जब भी उसे कोई दुख होता वो अपनी देवी माँ के सामने कह देती। आप देख रही हैं माँ, आपकी बेटी पर कैसा लांछन लगाया जा रहा है। आप तो जानती हैं, मैंने इस परिवार को अपना ही परिवार समझा है, फिर भी मुझ पर शक किया जाता है। मेरी मदद करो माँ। ज्योति देर तक माँ के चरणों में गिरकर रोती रही। कांता दूर से ये सब देख रही थी, पर उस पर कोई असर नहीं होता। वो तो ये सोचने लगी कि मैं बहू को रंगे हाथों कैसे पकड़ूं। ज्योति का दिल दुखी है, पर वो अपने काम में लगी थी। वो रसोई में पूरा दिल लगाकर काम कर रही थी, पर उसकी सास कांताबाई छुप छुप कर उसे देख रही थी। अचानक ज्योति ने एक गिलास में दूध डाला और एक तरफ रख दिया। बस कांता तो इसी मौके की तलाश में थी। वो दंदनाती हुई अंदर पहुंच गई।
उस दिन कितना नाटक कर रही थी कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाती। अब ये क्या है, अपने लिए दूध अलग निकाल कर रख लिया और बाकी में पानी मिला देगी। नहीं माँ जी, ये तो मैंने आपके बेटे के लिए ही निकाल कर रखा है। उन्होंने कहा था कि सोने से पहले उन्हें दूध के साथ दवाई लेनी है, इसलिए आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अब सुनिए, अजी सुनिए। अरे क्या हो गया ज्योति, मुझे काम पर जाना है। आप माँ जी को बताइए ना, आपने मुझसे कहा था कि 1 गिलास दूध अलग निकाल कर रखने के लिए। हाँ कहा था, तो इसमें क्या गलत है? मुझे रात को दूध के साथ दवाई खानी है। सुन लिया माँ जी, अब तो आपको सच पता चल गया। हाँ हाँ ठीक है, पर ये तो आज की बात है, बाकी दिन पानी मिलाने कोई बाहर से नहीं आता। माँ जी, आपके मन में तो शक बैठ गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। कांता ने कोई जवाब नहीं दिया और रसोई से बाहर निकल गई। बाहर कमरे में आकर कुर्सी पर बैठे बैठे वो सोचने लगी। आज तो ज्योति की किस्मत ने उसका साथ दे दिया, पर उसकी चोरी कभी न कभी तो पकड़ी जाएगी। मैं पकड़ कर ही रहूंगी। चलूं, थोड़े पैसे ले लूं और बाजार से कुछ सामान ही ले आऊं। ये सोचकर कांता उठी और अलमारी की ओर चल दी। अलमारी खोलकर पैसों वाला डिब्बा खोला। पैसे लेते हुए उसकी नजर उस मोतियों के हार पर पड़ी जो शादी में ज्योति के घर वालों ने उसे दिया था। कांता सोचने लगी, जब बहू इतनी बेईमान है तो उसके घर वाले कितने बेईमान होंगे। सच्चे मोतियों का हार कहकर दिया है, पता नहीं असली है कि नकली। बाजार तो जा ही रही हूँ, लगे हाथ इसे भी चेक करवा के ही लाती हूँ। ये फैसला कर कांता मोतियों का हार पर्स में लेकर चल दी। बाजार में रघुराम सुनार की दुकान देखते ही कांता ने कुछ सोचा और दुकान के अंदर पहुंच गई। अरे अरे कांता बहन, आइए आइए, बड़े दिनों के बाद आई, कहिए क्या दिखाऊं? कुछ नहीं रघु भैया, आज मैं कुछ लेने नहीं, कुछ बेचने आई हूँ। कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी थी तो सोचा अपने सच्चे मोतियों का हार तुम्हें बेच दूं। जरा देखना तो इसके कितने पैसे मिल सकते हैं। ये कहकर कांता ने मोतियों का हार निकालकर रघुराम के हाथ में सौंप दिया। रघुराम ने हार को उलट पुलट कर देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। क्या कांता भाई, ऐसा मजाक वो भी हमारे साथ? क्यों, क्या हुआ रघु भैया? ये सच्चे मोतियों का हार नहीं, एकदम नकली मोतियों का हार है कांता बहन। देखो, बाजार में तो इसे कोई नहीं खरीदेगा। आप हमारी पुरानी ग्राहक हो और अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको इसके 100 रुपए दे सकता हूँ। निकालूं रोकड़ा? हैं? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, अभी इसका कुछ और हिसाब करना है मुझे। कांता गुस्से में भरकर दुकान से निकली और तेजी से घर की ओर चल दी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे वो अपनी बहू को इस बेईमानी का मजा चखाएगी। घर में दाखिल होते ही कांता अपनी बहू ज्योति पर बरस पड़ी। मुझे तो पहले ही पता था, तुम बेईमान हो, तुम्हारा खानदान कैसा होगा। माँ जी, मेरे खानदान को कुछ मत कहिए प्लीज। अरे क्यों ना कहूँ, आज तेरे घर वालों की वजह से मेरा मजाक उड़ाया गया है। पर हुआ क्या माँ जी? देख, ये क्या है? ये तो वही सच्चे मोतियों का हार है जो मेरे माता पिता ने मेरी शादी पर आपको दिया था। सच्चे नहीं, नकली मोतियों का हार है। बहू दूध में पानी मिलाती है और इसके घर वाले नकली मोतियों को असली मोती बताते हैं। ये कहकर कांता अपने कमरे की ओर चल दी। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फिर से देवी माँ के पास गई और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू हो गए। ज्योति ने पूरे विधि विधान से देवी माँ की पूजा की और व्रत रखा। माँ के चरणों में गिरकर रोते हुए वो प्रार्थना करती रही। माँ,
मुझ पर और मेरे घर वालों पर झूठे लांछन लगाए गए हैं। मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलवा दो माँ। और फिर आया अष्टमी का दिन। ज्योति ने अपने यहाँ कंजकें बिठाई थी। पूरी श्रद्धा से कंजकों की पूजा की। उनमें से एक कंजक ज्योति से बोली, आंटी, माँ बापू काम पर चले जाते हैं तो मैं अकेली हो जाती हूँ। मैं आपके पास खेलने आ जाया करूँ? तुम्हारा नाम क्या है? सोमा। ठीक है सोमा बेटी, तुम कभी भी आ सकती हो। थैंक यू आंटी। सोमा अब ज्योति के घर आने लगी। सोमा के साथ खेलकर ज्योति का मन बहल जाता था। एक दिन खेलते खेलते सोमा कहने लगी, आंटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अभी खाना बनने में देर है। मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। आंटी, ये दूध तो पतला है, लगता है भैंस ज्यादा पानी पी गई है। अरे भैंस ने ज्यादा पानी ना पिया, ये कमाल हमारे घर की रसोई में हुआ है बेटी। ऐसा दूध हमारी रसोई में बनता है। ये आपकी रसोई में नहीं बड़ी आंटी, कहीं और बनता है। सोमा दूध पीकर निकल गई। अगली सुबह ज्योति के घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। कांताबाई ने आगे आकर दरवाजा खोला। अरे कौन है इतनी सुबह? कांता ने दरवाजा खोला तो देखा कि सोमा सामने खड़ी है। आइए बड़ी आंटी, मैं आपको दिखाती हूँ कि दूध कहाँ बनता है। सोमा कांताबाई का हाथ खींचकर पास के बाग के बाहर लगे सरकारी नल के पास ले गई, जहाँ रामधन दूध वाले का दूध सप्लाई करने वाला लड़का गुल्लू दूध में पानी मिला रहा था। कांता देखकर चौंक गई। हाय माँ, तो ये है दूध में पानी मिलाने वाला। और मैं बिना बात अपनी बहू पर शक करती रही। आज ही इसकी शिकायत करती हूँ और इसे जेल भिजवाती हूँ। बड़ी आंटी, मैंने आपको दूध बनाने की असली जगह दिखाई, तो मुझे इनाम मिलना चाहिए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। ये कहकर कांता ने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला सोमा के गले में डाल दी। थैंक यू आंटी। सोमा माला पहनकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। 2 दिनों बाद कांता के गांव से उसका मुंह बोला भाई देवी दयाल आया। कांता ने उसका स्वागत किया। आओ आओ देवी दयाल भैया, बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई। बस बहन, काम ही बड़े दिनों बाद पड़ा। ऐसा क्या काम पड़ गया? आपको तो पता ही है, मेरा सोने चांदी के जेवरात बनाने का काम है। आपके यहाँ के रघुराम से कुछ काम था, सो आना पड़ा। तभी सोमा गले में मोतियों का हार डाले वहाँ आई और खेलने लगी। ये बच्ची कौन है और इसके गले में इतनी कीमती माला क्यों डाल रखी है आपने? काहे की कीमती? नकली मोतियों की माला है, 150 से ज्यादा कीमत ना है इसकी। नहीं बड़ी आंटी, ये असली मोती है। अरे तुझे क्या पता, चल जाकर खेल। एक मिनट, यहाँ आना बेटी, जरा अपनी माला तो दिखाना। देवी दयाल ने सोमा के गले से माला निकाल कर देखी। नहीं कांता बहन, मेरा तो रोज का यही काम है। ये माला असली मोतियों की है। पर रघु तो बोला था कि नकली मोती है। अरे कांता बहन, उसके मन में बेईमानी आ गई होगी। अच्छा हुआ आपने ये माला उसे नहीं दी। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। आप ये माला संभाल कर रखो। ये कहकर उसने माला कांता को पकड़ा दी और बाहर निकल गया। कांता माला लेकर अलमारी में रखने के लिए चल दी। ज्योति के चेहरे पर संतोष की मुस्कान बिखेर गई। उसने सोमा से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मोती असली हैं? मुझे तो माँ ने बताया। ये कहकर सोमा ने देवी माँ की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। ज्योति ने देवी माँ की तरफ देखा और फिर कुछ कहने के लिए सोमा की तरफ मुड़ी तो देखा सोमा वहाँ नहीं है।
ज्योति दौड़कर देवी माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ, धन्यवाद। आपने कंजक रूप में आकर मेरी मदद की और मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलवाई। जय माता दी।